गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और पोल पाथ पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और ये सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो इनसे आपको जो है काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। मैं जितना एमपी सेट के लिए प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन बनाए हैं अभी तक, इन सभी का मैं इनको ज्वाइन करके एक पॉडकास्ट रिलीज़ कर दूँगी आज रात तक। तो वो जो है आपको एक सीरीज़ मिल जाएगी, एक साथ यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो आप उसको देख पाएंगे एज अ रिवीजन। और डिस्क्रिप्शन में लिस्ट लगी हुई हैं, तो इसमें आप जो है मैराथन लिस्ट एंड जो डेली प्रैक्टिस की लिस्ट लगी हुई है, ये दोनों बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लो लेवल हाई लेवल दोनों करा रखे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी है। यदि इनको आप मैनेज कर सकते हैं तो अवश्य देखिए, यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और शर्त यह है कि एक्सप्लेनेशन पे आपका ध्यान रहे, सिर्फ लिखा हुआ मत देखें, जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसे भी अच्छे से सुने समझें, वहाँ से नोट्स बना लें। तो ये दोनों ही लिस्ट बहुत बेनिफिशियल हैं और वहाँ पर जो एग्ज़ाम्स में आपको इन दोनों लिस्ट से और जो एमपी सेट्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ से पक्का देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज के फैक्ट वन लाइनर हैं सारे इसमें ज़्यादातर, और फिर बाद में जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं जिनको हम सेंटेंस के थ्रू समझ सकते हैं, तो उनको हमने थोड़े से क्वेश्चन रख दिए हैं। देखेंगे आज का पहला फैक्ट क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ये जो डेनियल अल्जायर हैं, इन्होंने बोला है। तो ये डेनियल अल्जायर महोदय हैं। और नेक्स्ट क्या है, पारस्परिक परमाणु प्रतिरोध को इकाई वीटो किसने बोला है? इकाई वीटो किसने बोला है? तो ये मार्टन कापलान ने बोला है। ठीक है, मार्टन कापलान कह रहे हैं किसको? पारस्परिक परमाणु प्रतिरोध को ये इकाई वीटो इन्होंने बोला है। ये सब एज अ फैक्ट आपको लेने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ऐसे ही एज अ फैक्ट पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जो है पेपर में बहुत देखने को मिलेंगे और सेंटेंस भी आएंगे, तो लेकिन डायरेक्ट का भी वहाँ काफ़ी रोल रहेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन का भी काफ़ी रोल रहेगा। तो आगे क्या है कि साम्राज्यवाद के आर्थिक सिद्धांतों में दानवी सिद्धांत किस देने वाले विचारक हैं? कौन है? चार्ल्स ए बियर्ड हैं। ठीक है, तो दानवी सिद्धांत देने वाले कौन है? चार्ल्स ए बियर्ड हैं। नेक्स्ट क्या है, राजनीति सिद्धांत को राजनीति के आलोचना शस्त्र के रूप में वर्णित किया है किसने? दांते जर्मिनो ने इसको किया है। किसको? राजनीति सिद्धांत को राजनीति के आलोचना शस्त्र। तो राजनीति के सिद्धांत को राजनीति के आलोचना शास्त्र के रूप में वर्णित करने वाले हैं कौन? दांते जर्मिनो हैं। और नेक्स्ट क्या है, प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं है परंतु एक विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है। तो प्रमुख समस्या किसकी नहीं है? स्वतंत्रता की नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या है? विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था की है। विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था की ये प्रमुख समस्या है। कौन कहता है? हंटिंगटन कहते हैं। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इनसे संबंधित है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। और आगे देखेंगे, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है। ये किसने बोला है? ये एक्टन ने बोला है और डी टॉकविले, ये दो लोग हैं बोलने वाले, ज़्यादा फेमस हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है। जैसे हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये बहुत फेमस है। और फ्रांसिस फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री, ये बहुत जो है प्रसिद्ध है। और जो आमंड एवं बर्बा का राजनीतिक संस्कृति, इनकी कृति क्या है? इनकी कृति है द सिविक कल्चर। ठीक है, और क्या है, जो लुसियन पाई का ये है राजनीतिक विकास की जो विशेषताएं दी हैं, समानता, क्षमता, विभेदीकरण, और 3 प्रकार की विकास की विशेषताएं बताई हैं राजनीतिक विकास की, और 3 ही प्रकार के संकट, राजनीतिक विकास में संकट भी 3 प्रकार के बताए हैं। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर बार देखने को मिलती हैं। और इसके क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, जो पिछली की सीरीज़ है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गए हैं, तो लुसियन पाई से और बर्बा से संबंधित हैं उसमें सभी। चलिए देखेंगे हम। नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मुख्य कारण है पितृसत्ता। नारीवादों के जो नारीवाद हैं, फेमिनिज्म, जो फेमिनिज्म हैं, फेमिनिस्ट हैं जो, इनके अकॉर्डिंग क्या है? लैंगिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? पितृसत्ता है, यानी पैट्रियार्की, ये जो है मुख्य कारण है। और इसमें एक क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लिंग जो है वो जो लिंग विभिन्नता है, लैंगिक विभिन्नता है, ये इसमें क्या होते हैं? 2 तरह के टर्म होते हैं।
एक जो यानी कि लिंग लिंग होता है, क्या है, लिंग से संबंधित होता है, ये क्या होता है कि जैविक होता है। लेकिन जो जेंडर होता है, जेंडर ये सामाजिकृत होता है, यानी कि समाज का बनाया हुआ है कि ठीक है आप आपका जेंडर ये है तो आपको ये काम करने चाहिए। आप सेक्स के आधार पर मतलब लोगों को जीवन जीने के तरीके को डिसाइड करना, ठीक है, ये क्या हो जाता है कि ये जेंडर कहलाता है। तो ये समाज ने इसका निर्माण किया है कि आप इस लिंग के हो या इस सेक्स से आप संबंधित हो तो आप ये काम करोगे, आप घर के काम करोगे, बाहर करोगे, आप ये खेल खेलोगे, ये नहीं खेलोगे, आप रोओगे या नहीं रोओगे। तो ये चीज़ें हैं। तो जेंडर सामाजिकृत है और जो लिंग है वो क्या है, जैविक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। MP वर्ग 1 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था और लोग वहाँ पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज थे। और क्या है, एरिक राकोवस्की, ये किससे संबंधित हैं, संसाधनों की समानता से संबंधित हैं, ठीक है। और अमर्त्य सेन किससे संबंधित है, सामर्थ्य की समानता से संबंधित है। इसके बारे में एक क्वेश्चन भी कल मैंने दिया था। और माइकल वार्जर की बात करें तो ये जटिल समानता से संबंधित हैं। और जेरमी बेंथम कल्याण की समानता से संबंधित हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो टर्म होते हैं ना, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप ऐसे ही मेमोराइज कर लीजिए, वहाँ पर जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, विभेदीकृत नागरिकता। इसका विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो जो आयरिस मेरियम यंग है इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। यानी कि विभेदीकृत नागरिकता आयरिस मेरियम यंग से संबंधित है। और न्यायिक सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है, न्याय जो है क्या है, सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है। तो ये किसने कहा है, ये जॉन रॉल्स के द्वारा जो है कहा गया है। सामाजिक, देखिए समाज का और सामाजिक संस्थाओं का, यहाँ पर संस्थाओं लगा है, तो जहाँ पर जो है न्याय राज्य का प्रथम सद्गुण है और उसका समाज का प्रथम सद्गुण है, लेकिन तो वो अरस्तु वगैरह से संबंधित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं का बात की गई है, तो थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस में नाम चेंज हो जाते हैं। तो ये जॉन रॉल से संबंधित है। न्याय जो है सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है, ये जॉन रॉल से संबंधित है। देखिए यहाँ संस्थाओं पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रॉल्स ने समाज में लाभ व भार के वितरण हेतु निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत किसे माना है, तो ये इन्होंने माना है विवेकशीलता को निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत माना है, ठीक है, लाभ व भार के वितरण के लिए। आगे है कि 24 जनवरी 1950 को कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, किस पर, संविधान पे, ठीक है। यहाँ संविधान की बात हो रही है कि संविधान पे कितने लोगों ने भाग किए। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और इजी क्वेश्चन ही कई बार जो है मात दे जाते हैं, क्योंकि वो हमें दिखने में इजी लगते हैं, उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। तो 284 इसको आप याद रखेंगे। आगे क्या है, भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि। देखिए भारतीय संविधान सभा की बात हो रही है, उसके अंतर्गत जो देशी रियासतें थी उसकी बात हो रही है, महिला प्रतिनिधि कौन थी वो उनकी बात हो रही है। तो ये मस्करीन थी, तो एनी मस्करीन थी ये। और संविधान सभा में महिलाएं जो थी कम थी, लेकिन फिर भी शायद 15 नंबर थे वहाँ पर महिलाओं के। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, आएगा। और जो मेन नाम है उनको भी याद रख लीजिएगा, कुछ नाम उसमें मेन हैं। तो एनी मस्करीन जो है ये देशी रियासतों से संबंधित थे, महिला प्रतिनिधि थी एनी मस्करीन, ठीक है। और शायद टोटल नंबर ऑफ कितने थे, 15 महिलाएं थी संविधान सभा के अंतर्गत। आप इसको जो है एश्योर कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून बनाने का जो अधिकार है, वो शक्ति कह लें, अधिकार कह लें, वो संसद के पास है, ठीक है, संसद के पास है। तो कभी जो यहाँ पर अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया जा रहा है, तो इसके विरुद्ध यदि कोई ऐसा काम कर रहा है कि अभी भी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो इसके विरुद्ध कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संविधान के भाग 4 का शीर्षक परिवर्तित कर इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं अनुमोदन अनुयोजन कर दिया जाए। यानी कि इसका जो शीर्षक परिवर्तित करके राज्य की नीति निर्देशक तत्व एवं अनुयोजन ये शीर्षक कर दिया जाए। तो ऐसी सिफारिश किस समिति ने या आयोग ने की थी, तो ये जो संविधान कार्यकारण
कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग को सिफारिश थी। इसी यानी कि जो राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था, संविधान कार्यकरण की समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग, इसके द्वारा जो है ये सिफारिश की गई थी कि इसका नाम जो शीर्षक बदल करके भाग 4 का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं अनुयोजन ये कर दिया जाए। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि संविधान कार्यकरण की समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग, ये इसके द्वारा जो है सिफारिश की गई थी। भारत में करारोपण की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कौन लेगा? उच्चतम न्यायालय लेगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन गलतियां कभी कभी इजी क्वेश्चन में ही हो जाती हैं, जिन पे हम उम्मीद नहीं करते हैं। राज्यसभा में मनोनीत किससे होंगे? जो मनोनीत होने के फील्ड हैं, यानी कि किस किस क्षेत्र से लोग मनोनीत किए जाएंगे सदस्य, मनोनयन होगा उनका साहित्य से, विज्ञान से, कला एवं समाज सेवा। इन 4 जो हैं 4 क्षेत्रों से इनका मनोनयन होगा। राज्य में एक क्षेत्र बढ़ जाता है, जो आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित व्यक्ति होंगे उनका भी एक हो जाता है। तो राज्य में, राज्यों की बात करें तो 5 है, और केंद्र की बात करें तो 4 ही हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। और आगे क्या है कि उच्चतम न्यायालय के जज त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखेंगे ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये पुस्तक है, किसकी है? डेविड ईस्टन की है, डेविड ईस्टन की है। और दूसरी है एन इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो ये किसकी है? ये है जीन ब्लोंडोल की है। और यहाँ पर 2 टर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आधुनिकीकरण एवं क्षय, ठीक है, ये पहला टर्म है। और दूसरा है राजनीतिक ह्रास, ठीक है। ये दोनों ही हंटिंगटन से संबंधित हैं, दोनों ही अलग अलग टर्म दे दिए जाएंगे और दोनों ही हंटिंगटन से संबंधित हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और जो ये सैमुअल पी हंटिंगटन हैं, इन्होंने अपनी रचना पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी में ये तर्क दिया है, किसका? कि राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण में सीधा संबंध नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है। हंटिंगटन के विचार से राजनीतिक विकास का मुख्य लक्षण राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है। इनके हिसाब से राजनीतिक विकास का मुख्य लक्षण क्या है? राजनीतिक व्यवस्था है, और राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण में सीधा संबंध नहीं है। और राजनीतिक ह्रास ये क्या बताते हैं कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें जब राजनीतिक अव्यवस्था हो जाती है, पैदा हो जाती है, तो उसे ही ये राजनीतिक ह्रास बोलते हैं। तो ये देख लीजिए कि आधुनिकीकरण और किसका सीधा संबंध नहीं है, जो आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास का सीधा संबंध नहीं बताते हैं ये। और जो राजनीतिक अव्यवस्था से जो राजनीतिक अव्यवस्था हो जाती है जब, तो राजनीतिक ह्रास उसी को बोला है इन्होंने। तो ये 2 याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में जो तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक प्रशासन करके हमने एक वीडियो डाली है, ये 15-16 के आसपास कहीं लगी हुई होंगी, थोड़ा सा आप ऊपर नीचे देखेंगे, 13-14 इधर या 15-16-17 में तो कहीं पर लगी होगी। और आप वहाँ पर इसको पूरे अच्छे से मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने अच्छे से सब समझा रखा है। तो अभी तो सिर्फ हम कुछ लाइनें और फैक्ट एज अ फैक्ट दे रहे हैं, वहाँ पर मैंने अच्छे से कर रखा है। तो मैराथन में जाकर के ये पक्का देख लीजिए। मैराथन की सारी लिस्ट जो हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं और टॉपिक वाइज लगी हुई हैं, सबसे अच्छी बात यह है। तो जाकर के देखिए और वहाँ से जो चीज़ आपको ठीक लगती है वो उठाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत अच्छे से वहाँ हमने डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। देखेंगे आगे। प्लस यदि आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तभी मुझे एक इंडिकेशन मिलता है कि यस माय वर्क इज़ अप्रिशिएबल, यानी कि मेरा वर्क जो है आपके काम आ रहा है, आपके लिए उपयोगी है, तो ही उस पर आगे बनाने का मन होता है। नहीं तो अगर कुछ लाइक नहीं आए, कमेंट्स नहीं आए, तो लगता है ठीक है मेरा वर्क तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, यानी कि मेरा कंटेंट किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे आगे बना करके। तो हमारा काम, हमारी मेहनत आपके लिए है। यदि आप ही उस पर जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो हम आगे काम क्यों करेंगे। तो ये जो आपका लाइक और कमेंट होता है, ये हमारे लिए फ्यूल होता है कि हाँ ठीक है, फ्यूल भी होता है, प्लस एक इंडिकेशन होता है कि नहीं आगे आपको और अच्छा काम देना है, क्योंकि लोग मतलब इसे पसंद कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। अदरवाइज़ फिर क्या है कि मैं धीरे धीरे वो नीचे
डाउन होती जाती हूँ कि नहीं अब नहीं देना है, कोई शायद लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इंडिकेट कीजिए। यदि आपको हमारा वर्क समझ में आ रहा है, आपको चाहिए कि मैं ऐसे क्वेश्चन दूं या आप लोगों के लिए मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस लाती रहूं, तो आप लोग उस पर रिस्पॉन्स करें, आप लोग उसको जो है इंडिकेट करें कि यस यू वांट। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। ये किसकी पुस्तक है? तो ये भी हंटिंगटन की है, काफ़ी फेमस है, ये भी आप याद रखेंगे। और दूसरी है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के लेखक हैं तो ब्लोंडोल हैं। और इनकी अभी एक और अच्छी जो फेमस बुक है उसकी बात की थी, तो एन इंट्रोडक्शन टू द कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, ये 1969 में आती है। जो ये प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है ये कब आती है? ये जो है 2014 में जो है ये आती है। ठीक है, ये 2014 में आती है। और ये जो ब्लोंडोल हैं ये एक फ्रांसीसी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं और तुलनात्मक राजनीति के विशेषज्ञ हैं, ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही समझ में आते हैं, तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने ये कब निर्धारित किया? तो राजस्थान बनाम भारत संघवाद में, जो कि 1977 में हुआ था, या कर्नाटक बनाम भारत संघवाद, ये इसका मतलब है कि सारे यहीं पर जो है आ गए। तो कर्नाटक बनाम भारत संघवाद 1978, या एस.आर. बोमोई बनाम भारत संघवाद 1994, या फिर दारा सिंह बनाम भारत संघवाद या 2011। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एस.आर. बोमोई बनाम भारत संघवाद 1994। इसी में जो है उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित कर दिया था कि यदि कोई पंथ निरपेक्षता के विरोधी नीतियों को लागू करता है कोई राज्य, तो इसके तहत अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और आपको पता है 352 जो है आपातकाल से संबंधित है, 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, तो वो आप याद रखेंगे। और जो 360 है कभी यूज नहीं हुआ। 356 के तहत क्या होता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, किस समिति ने सिफारिश की कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को, ये जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को संबंधित राज्य की सहमति या निवेदन के बिना उस राज्य में तैनात नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए? सिफारिश थी ये, तो नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग, या राजमन्नार समिति, या संथानम समिति, या फिर शाह आयोग। तो ऑप्शन बी यहाँ जो राजमन्नार समिति ने ही ऐसी सिफारिश की थी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को, जो कि केंद्र के अंडर में आता है, इसको जो है संबंधित राज्य में, यानी जिस राज्य में इसको तैनात करना है, तो उसकी सहमति के बिना या उसके निवेदन, या तो वो निवेदन करे या फिर अगर तैनात करना तो सहमत और निवेदन के बिना नहीं किया जाना चाहिए ऐसा। तो राजमन्नार समिति से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस हित की सिद्धि के लिए राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? राष्ट्रपति यहाँ पर होगा, राष्ट्रपति राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। अखंडता के हित में राष्ट्रपति। ठीक है, अखंडता के जो राज्य की यानी कि भारत की अखंडता के हित में, या लोक हित में, या एकता के हित में, या संघ के हित में, तो लोक हित में आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। किसको दी जाएगी? प्रधानमंत्री को दी जाएगी, मुख्य न्यायमूर्ति को दी जाएगी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दी जाएगी, या लोकसभा स्पीकर को दी जाएगी? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपके लिए कुछ भी इसमें नया है एक्सप्लेनेशन में या फिर लिखा हुआ, तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। हमेशा फैक्ट को नोट डाउन करना चाहिए, ताकि वो नोट करने से ही हमें लर्न हो जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत रिवीजन करने के लिए भी आसानी हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर को जैसे ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति का यह दायित्व बनता है कि वो लोकसभा स्पीकर को जो है उसकी सूचना तुरंत पहुँचाए। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व भारती के कुलाधिपति कौन हैं? प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं? तो ये जो यूनिवर्सिटी है विश्व भारती है ये पश्चिम बंगाल में है, तो उसी से संबंधित बातें पूछी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल या मुख्यमंत्री, या फिर जो भारत के प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया है? तो सज्जन सिंह वाद में, राजस्थान राज्य द्वारा, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, या फिर MSM शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा 1959, या फिर SS धनोवा बनाम भारत संघ 1991, या UNR राव बनाम इंदिरा गांधी 1971। तो संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। ये जो है उच्चतम न्यायालय ने इसका उल्लेख किस वाद में किया था? तो ये जो ऑप्शन बी यहाँ पर SS शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा 1959 में जो है इसको किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी वाद में जो है ये उल्लेख किया गया था कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। और आप हमें ये बताएंगे कि संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, वो आप बताएंगे, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर देंगे। ठीक है, देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 154 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 145 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है, उसका विनिश्चय करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी न्यूनतम संख्या? तो ये होगी 5। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 5। ये जो है न्यूनतम संख्या है 145 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है, कैसे की जाती है? राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, या असम के राज्यपाल द्वारा, या ओडिशा के राज्यपाल द्वारा। तो ये ओडिशा जनजातियों के लिए है, तो ओडिशा के राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्त की जाती है। किसकी? जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है। देखो यहाँ पर क्या है, यदि हम बात करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति की को कितने स्तरों में आंका जा सकता है? तो राजनीतिक व्यवस्था स्तर पर, ये राजनीतिक व्यवस्था स्तर पर, और दूसरा प्रक्रिया स्तर पर, और तीसरा क्या है? नीति स्तर पर। ठीक है, ये 3 स्तर हैं। इन्हीं 3 स्तरों पर जो है आंका जा सकता है पावेल के अनुसार। कुछ और फैक्ट यहाँ देख लेंगे जो राजनीतिक विकास से संबंधित हैं। तो वर्गीकरण चरण, तो राजनीतिक विकास के चरण ये किससे संबंधित है? इनका जो विकास के चरणों का वर्गीकरण किसने? केनेथ आर्गेन्सी ने किया है। देखो इसका सही क्रम पूछता है हमेशा। ठीक है, या तो ऐसे पूछ लेगा विकास के चरण किससे संबंधित है, समूह में कई सारे देख करके आपको मैच करना होगा, या फिर सही क्रम पूछेगा। तो सही क्रम होता है एकीकरण, औद्योगिकरण, कल्याण, प्रचुरता। ठीक है, ये आर्गेन्सी के अनुसार है, वहाँ पर नहीं लिखा, नीचे लिख दिया है। और एकीकरण का मतलब क्या है? राष्ट्र राज्यों का एकीकरण। और औद्योगिकरण का मतलब होता है उत्पादन के तरीके में बदलाव। ठीक है, कल्याण का मतलब होता है कल्याणकारी राज्य। और प्रचुरता से मतलब है कि राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, या ये प्रचुरता के अंतर्गत आ जाए। जब प्रचुरता के चरण पर पहुंचता है जो राज्य होता है, अपने प्रचुरता के चरण में जब पहुंचता है, तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो है इन सब की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। किसको? अपने नागरिकों को। ठीक है, तो ये हो गया केनेथ आर्गेन्सी। दूसरा है राजनीतिक विकास के संकट। तो ये लुसियन पाई से संबंधित है। संकट इन्होंने 3 बताए हैं, कल की हमने जो वीडियो है उसमें बताया था। संकट इनके 3 प्रकार के हैं राजनीतिक विकास के, और राजनीतिक विकास की 3 प्रकार की विशेषताएं भी बताई हैं, जिसमें कि समानता, क्षमता और विभेदीकरण। ठीक है, ये भी कल मैंने बता रखा है। फिर
राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आमंड एवं बर्बा ने किया है, ये भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, राष्ट्रीय दलों का वर्गीकरण ये ला प्लोम्बारा और मायरन वीनर के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट है, इन सभी को जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्रांति की तुलना बुखार से करने वाले, यानी किसने की है क्रांति की तुलना किससे, बुखार से किसने की है, तो ये थे क्रेन ब्रिंटन, इन्होंने की है क्रांति की तुलना बुखार से की है। जैव राजनीति की अवधारणा को किसने दिया, किसने प्रस्तुत किया, तो ये प्रस्तुत करने वाले फूको महोदय हैं। ठीक है, आगे क्या है कि नोम चोम्स्की एंड हरमन ने राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया है। इन्होंने जो है किसने, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण किसके द्वारा विकसित किए गए हैं, तो आपका आंसर होगा नोम चोम्स्की एंड हरमन, इनके द्वारा जो है विकसित किए गए हैं। आगे क्या है, किसी संस्थान में संचार का सही क्रम, क्वेश्चन ये बहुत आजकल पूछा जा रहा है, पेपर में हर जगह देखने को मिल रहा है, तो इसको जो है आप देखेंगे तो इसका सही क्रम क्या होता है, सेंडर होता है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। सेंडर होता है एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। और यहाँ पर कुछ जो है संचार में कुछ बाधाओं का भी उल्लेख किया गया है। तो एक शोर जो है इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो शोर जो है संचार में आने वाली बाधाओं में से एक है, तो ये बाधाओं में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है कि बहुसंस्कृतवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय संस्कृत समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता है, ये क्या कहलाते हैं, तो ये मेटिक्स कहलाते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन आ सकता है, इसको एज इट इज आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि बहुसंस्कृतवाद के अंतर्गत, जो बहुसंस्कृतवाद है उसके अंतर्गत जो प्रवासी जाति हैं, इन समूहों को जो कभी नागरिक नहीं बन पाते हैं, इनको नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता है, तो बहुसंस्कृतवाद के अंतर्गत इनको मेटिक्स टर्म से बुलाया जाता है। इनके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, मेटिक्स, ये आप याद रखेंगे। कुछ नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। संचार सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल डायच को कहा जाता है। और संचार सिद्धांत के फील्ड में अभी भी बताया कि किसने जो है सबसे अच्छा काम किया है, तो वो अभी मैंने बताया है। और दी नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी कार्ल डायच की जो है पुस्तक का नाम है। ठीक है, और एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये लुसियन पाई की पुस्तक का नाम है। तो ये दोनों क्या है, पुस्तक हैं, ये भी पुस्तक है और ये भी पुस्तक है। ठीक है, ये क्या है, संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है, तो ये राज्य की क्रियाविधि से है, जो कार्यप्रणाली है उससे है। ठीक है, और जो राजनीतिक विकास को सीमित एवं आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण एवं जन आधुनिकीकरण दो चरणों में विभाजित करने वाले कौन हैं, तो आईजे स्टैंड है ये। ठीक है, आईजे स्टैंड है, इन्होंने जो है जो राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण और जन आधुनिकीकरण दो चरणों में जो है विभाजित किया है। ठीक है, देखेंगे आगे। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं के विकास में किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, यानी कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है और राजनीतिक संस्थाओं के विकास में किस, यहाँ पर देश की बात हो रही है तो ऑप्शन वहाँ दिए रहेंगे आपको, तो किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, तो ग्रीक ने दिया है, ग्रीक ने सबसे ज़्यादा जो है योगदान दिया है। ठीक है, नवसंस्थावाद संस्थाओं पर बल देता है, ये जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ये संस्थाओं पर बल देता है, व्यक्तियों पर बल नहीं देता है। ठीक है, आगे क्या है, राजनीतिक समाजीकरण का संबंध राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से है। ठीक है, होता क्या है कि जो ये समाजीकरण के माध्यम से व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृतियों में शामिल किया जाता है, तभी राजनीतिक प्रत्ययों के प्रति उनके अभिविन्यास का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं आप कि राजनीतिक समाजीकरण का संबंध राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से है, तो ये जो है इससे संबंधित है। और जो शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख जो है इपिक थ्योरी के रूप में किसने किया है, इपिक थ्योरी के रूप में करने वाले जो हैं शेल्डन वालिन हैं, इन्होंने जो है शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है। ये जो एसपी हंटिंगटन हैं, इनका संबंध जो है राजनीतिक पतन से है, और जो है ये
इसके साथ साथ राजनीतिक पतन के साथ साथ क्या बताते हैं ये, इनकी विशेषताएं, राजनीतिक विकास की विशेषताएं भी बताते हैं। कौन कौन सी हैं? समता यानी कि समानता, समर्थता, विभेदीकरण, ये बताते हैं। इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल कल्चर एंड डेवलपमेंट, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल कल्चर एंड डेवलपमेंट, ये इनकी पुस्तक है। और इसी में इन्होंने जो है अपने राजनीतिक विकास के जो विशेषताएं हैं, उनके पतन के कारण, राजनीतिक ह्रास, ये सब चीज़ें जो हैं इसी बुक में इन्होंने बताई हैं। ठीक है, ये इनसे संबंधित है। और डेहल से संबंधित क्या है? बहुतंत्री लोकतंत्र है। केनेथ बाउडलिंग की बात करें तो इनसे राजनीतिक अनुरूपण संबंधित है। और यदि हम बात करें एच कार्डोसो की, तो ये इनका संबंध किससे है? संबंधित विकास निर्भरता से इनका संबंध है। तो आज हम इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करना चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो भी हमने दिया है इसके आप नोट्स बनाएंगे, इनको रिवीजन करेंगे, मेमोराइज करेंगे। और साथ में ये भी हम चाहेंगे कि आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।